हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज मैं जीएस में आपको साइंस पढ़ाने जा रहा हूं। साइंस की आज मेरी फर्स्ट क्लास है। साइंस में हमें पढ़ना क्या है? देखिए, जीएस में अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर आपको क्या पढ़ना होता है? आपको साइंस पढ़ना होता है, हिस्ट्री पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, करंट अफेयर पढ़ना होता है, राज्य व्यवस्था पढ़ना होता है। मोटे तौर पे यही आपको जीएस में पढ़ना होता है। तो आज मुझे साइंस पढ़ाना है और साइंस में आपको ये पता होगा कि तीन आपको साइंस पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये तीनों ही साइंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब इन तीनों में पहला आपका कौन सा स्टार्ट हो रहा है? इन तीनों में आपका पहला जो स्टार्ट हो रहा है वो है आपका फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स की आज फर्स्ट क्लास है। इस फिजिक्स में आज हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर का नाम है मात्रक या इकाई, जिसे हम कहते हैं यूनिट। ध्यान रखिएगा, क्लास में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो साइंस हम लोग पढ़ेंगे ये एग्जाम पर्पस से पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। जो आपके एग्जाम में आने लायक होगा क्वेश्चन, उसी बिहाफ पर मैं आपको यहां पर पढ़ाता जाऊंगा। देखिए, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन का आप जवाब देके हैं। ठीक है, उस लहजे से मैं आपको यहां पर साइंस पढ़ाऊंगा और ये ट्रिक के साथ में पढ़ाऊंगा। ये भी ध्यान रखिएगा। ये साइंस या हम कहें जीएस आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप यूपी का एग्जाम दे दें, जुडिशरी, एपीओ, एचजीएस, या आप बिहार का दें, छत्तीसगढ़ का दें, झारखंड का दें, किसी भी स्टेट का आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, एचजीएस का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर आपसे जीएस में साइंस का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो साइंस की अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे? क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज मेरी पहली क्लास है तो आज आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे की जो क्लासेस होंगी वो आपकी प्राइवेट क्लास होंगी, वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या पढ़ना हमें? भौतिक विज्ञान पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, अब ये जो भौतिक विज्ञान है ये है क्या? इस भौतिक विज्ञान या फिजिक्स को पढ़ने की हमें आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है कि भाई नेचर में जो चीजें घटित हो रही हैं उसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। जैसे सूरज निकल तो रहा है, आप रोज देख रहे हैं सूरज निकल रहा है पूरब से, तो पूरब से ही सूरज क्यों निकल रहा है? बिजली चमक क्यों रही है? बादल फट क्यों रहे हैं? कोई चीज जब हम ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है? क्यों नहीं वो ऊपर चली जाती है? क्यों नहीं वो अटक जाती है? हवा में ही क्यों नहीं रहती है? इसके पीछे क्या कारण है? इसी को जानने के लिए हमें फिजिक्स पढ़ना होता है। और इस फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या होता है? इस फिजिक्स में आपको नेचर या प्राकृतिक पदार्थ के विषय में अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो ये भौतिक विज्ञान या फिजिक्स जो है इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि फिजिक्स की उत्पत्ति कहां से हुई है? ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से हुई है। अब फ्यूजिस का अर्थ क्या है, या हम कहें इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करना होता है? हमने बताया प्रकृति, नेचर या प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल थिंग्स के विषय में यहां पर अध्ययन करना होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इस फिजिक्स में जो हमें पहला चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है मात्रक, या हम इकाई से कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट होगा। अब हम ये समझते हैं कि आखिर मात्रक या इकाई या यूनिट क्या होती है। तो देखिए क्या बताया गया कि किसी भी भौतिक राशि, ध्यान रखिए, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इसी मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे आपको भेजा गया कि भैया आप आलू लेके आइए। अब आप आलू कितना लाएंगे? भाई किलो के हिसाब से लाएंगे ना, आधा किलो लाएंगे, 1 किलो लाएंगे,
यही तो है आपका। तो जो किलो है वो क्या है आपका, वो मात्रक है, वो मात्रा बताता है। तो जो चीज मात्रा बताती है वही क्या कहलाती है, मात्रक कहलाती है। बात समझ में आ गई कि मात्रक क्या होता है। हमने आपको कहा कि भाई दूध लेके आइए, तो दूध आप कितना लाएंगे कि भैया आधा लीटर लाएंगे, 1 लीटर लाएंगे, 2 लीटर लाएंगे। तो दूध को नापा जा रहा है ना, तो जो नापने की इकाई है, जो नापना है, जो लीटर है, वही क्या है, वही आपका मात्रक है, वही पैमाना है आपका। क्लियर, बात समझ आ गई होगी। तो मात्रक किसे कहते हैं या इकाई किसे कहते हैं या यूनिट किसे कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें समझना है कि जो ये भौतिक राशि शब्द का यूज हुआ है इसका क्या मतलब है। तो भौतिक राशि का मतलब होता है कि वह राशि जिसका मापन किया जा सके, ऐसा कोई पदार्थ जिसका मापन या जिसका माप आप कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। आलू है, माप सकते हैं ना कि भाई कितना आलू है, 2 किलो है, 5 किलो है, 6 किलो है, 10 किलो है, कितना आलू है, मापा जा सकता है। दूध है, कितना लीटर है, 2 लीटर है, 4 लीटर है, 5 लीटर है, कितना लीटर है, नापा जा सकता है। लंबाई, आपकी लंबाई कितनी है, मापी जा सकती है। तो ये जो लंबाई है आपकी, ये सब चीजें क्या है, ये आपकी भौतिक राशि है। अब लंबाई को हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। तो मीटर क्या हो गया, मीटर आपका मात्रक हो गया। बात समझ में आ गई। भौतिक राशि क्या हो गया, ये आपका लंबाई हो गया, ठीक है। अब मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया मीटर, जिसमें आप नापेंगे। बात समझ में आ गई कि जिसका मापन आप करेंगे वो क्या होता है, मात्रक होता है। अब जिसका मापन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। तो जिसका माप लिया जा सकता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, और जिससे मापा जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं या यूनिट कहते हैं या इकाई कहते हैं। क्लियर। अब जैसे मैं कहूं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्से को नाप सकते हैं क्या, नहीं नाप सकते। मुझे बहुत रोना आ रहा है, रोने को नाप सकते हैं क्या। मैं बहुत खुश हूं आज, खुशी को नाप सकते हैं क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, ये भौतिक राशि भी नहीं होगी। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपको। ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि मात्रक या इकाई क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब जो मात्रक की मैं बात कर रहा हूं, ये मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मूल राशियां और दूसरा, या मात्रक कहने या राशि बात एक ही है। तो राशि कितनी हो गई, 2 प्रकार की। एक होती है मूल राशियां जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां जिसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मूल राशियां क्या होती हैं, कहा गया कि वे भौतिक राशियां, कौन सी, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ध्यान रखिएगा, ये शब्द याद रहे आपको। वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। मूल राशि क्या है, वो खुद पे डिपेंड है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, वो राशियां क्या होंगी, मूल राशियां कहलाएंगी, ठीक है। ये मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 मूल राशियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि मूल मात्रक कितने होते हैं या मूल राशियां कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते थे, आपसे पूछा जाता था कि बताइए मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, पढ़ते थे ना। आप बताइए हमें कमेंट करके कि कितने होते हैं फंडामेंटल राइट्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा रखा है, यदि पढ़ना होगा तो मुझे बताइएगा कॉल करके। तो 7 आपकी मूल राशियां होती हैं। 7 मूल राशियां कौन सी होती हैं, अभी हम आगे देखेंगे। इन्हीं 7 मूल राशियों को एसआई पद्धति के अंतर्गत जगह दी गई है। अब ये एसआई पद्धति क्या होगी, इसके विषय में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। ये हुई बात किसकी, मूल राशियां जो अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती।
दूसरी आइए, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये क्या होती है? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ध्यान रखिए, अब ये राशि किस पे निर्भर कर रही है? इन पर निर्भर कर रही है, तो वो समस्त राशियां क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। देखिए लिखा गया है, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जैसे आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, ये सब क्या है? ये व्युत्पन्न राशियां हैं, ये आपका मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? अब हम एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये चाल जो है ये किस पर निर्भर है? ये दूरी और समय पर निर्भर है। और समय क्या है? समय आपका जो है 7 मूल राशियों में से एक है। ध्यान रखिएगा, तो चाल किस पर निर्भर कर रहा है? ये दूरी और समय पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरह हमने आपको बताया मात्रा की इकाई क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। अब ये राशि कितने प्रकार की होती है? 2 तरीके की होती है, मूल राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। मूल राशि कौन सी होती है? जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जबकि व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वो राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, अब ये जो हमने बताया कि 7 मूल राशियां होती हैं, उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 7 मूल राशियां कौन सी हैं। ये आपकी 7 मूल राशियां हैं। ये आपका नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 आपकी मूल राशियां हैं जो एसआई पद्धति के अंतर्गत इनको लाया गया। एसआई पद्धति क्या है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे भौतिक राशि में क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। हम लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। भैया कपड़ा आप लेने गए हैं तो आप मीटर में लेते हैं ना, तो वो नापता है ना कि ये मीटर है। हम लोग हाथ से भी ऐसे करके नापते हैं। ठीक है, तो ये कैसे नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो लंबाई को मीटर में नापा जाता है। इसका संकेत क्या होता है? एम होता है, याद रखिएगा। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, इसका संकेत केजी होता है। ठीक है, समय को सेकंड में नापा जाता है, इसका संकेत एस होता है। ताप को केल्विन में नापा जाता है, इसका संकेत के होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है, इसका संकेत ए होता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापा जाता है, इसका संकेत सीडी होता है। एंड लास्ट में पदार्थ का परिमाण जो है वो मोल में नापा जाता है और इसका संकेत भी मोल ही होता है। बात समझ आ गई? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। ये 7 आपकी जो राशियां हैं इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी भौतिक राशि हो गई और ये आपका इसका मात्रक हो गया। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? इसी की चर्चा हमने यहां पर किया, जो ये हमने कहा मूल राशियां। तो मूल राशियां टोटल कितनी? 7 हैं। ठीक है, 7 कौन सी? अभी हमने आपको बता दिया, उनका दर्शन करा दिया। तो 7 मूल राशियों का नाम आप याद रखेंगे, जुबान पर रहेगा। ठीक है, जुबान पे तो अभी भी याद हो जाएगा आपका। लंबाई है, याद रखेंगे, लंबाई को हमेशा कैसे नापेंगे? मीटर में नापेंगे। द्रव्यमान है तो उसको कैसे करेंगे? किलोग्राम में करेंगे। समय है तो सेकंड में, ताप है तो केल्विन में, विद्युत धारा है एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल में। तो ये थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। और जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। पूछा जाएगा कि बताइए मूल आपका जो राशि है वो कौन सी नहीं है या कौन सी है, तो आप अगर ये याद किए रहेंगे तो ही आप आंसर उसका दे सकेंगे। और संकेत के साथ याद करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब हम कुछ और राशियों के विषय में जान लेते हैं। अब दिशा के आधार पर भी राशियों को बांटा गया है। दिशा के आधार पर 2 राशियां हैं। कौन कौन सी? सदिश राशियां जिसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, और अदिश राशियां जिसे हम स्केलर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं कि ऐसी भौतिक राशियां
जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि के नाम से जानते हैं। जैसे संवेग हुआ, आवेग हुआ, वेग है, बल है, विस्थापन है, त्वरण है, वैद्युत क्षेत्र है, भार है, ये सब क्या है? ये सब सदिश राशियां हैं। अब जैसे बल है आपका, आप फोर्स कर रहे हैं तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो रही है ना, कि आप बल कहां लगा रहे हैं, फोर्स कहां लगा रहे हैं, तो दिशा की आवश्यकता हो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी परिमाण के साथ साथ दिशा होगी तो वो कौन सी राशि होगी? वो सदिश राशि होगी। क्लियर? अब वहीं पर अदिश राशि क्या होगी, जिसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अदिश राशि के अंतर्गत कहा गया ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों में अंतर याद रखिएगा। सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो रही है, जबकि अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, अब जैसे समय, दाब, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, कार्य, कोण, घनत्व, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, शक्ति, ये सब क्या है? ये सब अदिश राशियां हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आपकी दिशा की आवश्यकता नहीं है। अब आपसे ये कह दिया जाए कि आप 2 लीटर दूध लेके आइए, 2 लीटर दूध लेके आइए। अब दूध के लिए परिमाण की तो आवश्यकता है, लेकिन क्या दिशा की आवश्यकता है कि 2 लीटर दूध आप पूरब से लाएंगे, पश्चिम से लाएंगे, कहां से लाएंगे? दिशा की तो आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका यहां क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। अब सबसे बड़ी समस्या आपके लिए ये होगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि भैया ये चीज अदिश राशि में है, ये आपका सदिश राशि में है। मान लीजिए याद भी कर देते हैं, फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे हम। एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन का समाधान आपका करने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। पहली ट्रिक ये है कि अगर इस सदिश राशि में अगर किसी शब्द में व या ब आ जाए, ध्यान से समझिए, सदिश राशि में व या ब आ जाए, ऐसा कोई शब्द है जिसमें व या ब आ रहा है, तो वो कहा जाएगा? सदिश राशि के अंतर्गत जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, संवेग व, आवेग व, वेग व, बल व, ठीक है, व हमने कहा है, ठीक है, विस्थापन व, त्वरण व, वैद्युत क्षेत्र व, भार अलग है। ठीक है, इसको अलग ही याद कर लीजिए। ठीक है, अब ये तो हुई ट्रिक, हमने बताया कि सदिश राशि को आप पकड़ लेंगे। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर अदिश राशि में भी तो यहां दाब में व आ रहा है, घनत्व में व आ रहा है, आवृत्ति में व आ रहा है, ये कैसे होगा? तो ये आपका अपवादित दशाएं हैं। 3-4 आपके ऐसे शब्द हैं जिनको आपको याद कर लेना है कि ये अदिश राशि में ही है। समझिएगा बात, ये अपवादित दशाएं आपको याद करके रखना होगा कि दाब है, घनत्व है, आवृत्ति है, ये सब कहां है? अदिश राशि में आते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो कहां जाएंगे? सदिश राशि में जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, यहां ऊर्जा और कार्य है, यहां हमने ऐसे लगाया है, देख रहे हैं ये, तो जो उड़ंतुआ रहेगा तो वो कहां जाएगा? वो अदिश राशि में जाएगा। ऐसे भी याद कर लीजिएगा। मान लीजिए ये 2 लोग कंफ्यूज करते हैं कि ऊर्जा और कार्य ऐसे करके आ रहे हैं, तो ये जो ऐसे करके उड़ंतुआ आ रहा है वो कहां जाएगा? अदिश राशि में जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, यहां वैद्युत क्षेत्र लिखा गया है, यहां विद्युत धारा लिखा गया है, तो यहां अलर्ट रहिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। विद्युत धारा कहां आता है? अदिश राशि के अंतर्गत आता है। वैद्युत क्षेत्र कहां आता है? ये आपका सदिश राशि के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई? अब ये हुई पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक समझिए, ये एक लाइन हमने लिखा है सदिश राशि को याद करने के लिए कि सदिश राशि में इतने हैं, इसके अलावा जो होंगे वो कहां जाएंगे? अदिश राशि में जाएंगे। तो वे संभावित, अब ये एक लाइन है, अब इसको तोड़ दीजिए। वे से वेग, सम से संवेग,
भा से भार, वी से विस्थापन, त से त्वरण, अ से आवेग, ब से बल। क्लियर? तो ये आपका सदिश राशि आपका इजली याद हो जाएगा। तो जिस भी तरह आपको याद करना है, जिस भी तरह आपको याद हो जाए, उस तरीके से आप उन चीजों को याद कर लीजिए। हमने 2 ट्रिक आपको बता दिया है, दोनों में से जो आपको पसंद हो वो आप यहां पर अपना लीजिए। देखिए, हर चीज याद हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना हम उस ट्रिक के माध्यम से इजिली अपने मस्तिष्क को बिना कष्ट दिए हुए याद क्यों ना कर लें। अगर याद हो जाता है तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अब आप यहां तक पहुंच गए हैं तो कृपया करके उंगली को कष्ट देके, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करना चाहिए तो कृपया करके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्या हो रहा है। भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियां बताई गई हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको जो एसआई पद्धति है उसको बाद में बताऊंगा। अब यहां पे इसका टर्न आ गया। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धति या हम कहें 4 सिस्टम बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? ये 4 सिस्टम है। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहां में लिखा है, यहां लंबाई लिखा है, द्रव्यमान लिखा है, समय लिखा है, क्योंकि ये सिस्टम के अंतर्गत लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, इनको अलग अलग तरीकों से नापा जाता है। ठीक है, जैसे अब 4 सिस्टम कौन से पहले समझिए। सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मतलब पद्धति। ठीक, तो सीजीएस सिस्टम में लंबाई को कैसे नापा जाता है? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। सीजीएस लिखा गया है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड हो गया। ठीक, एफपीएस सिस्टम में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में नापा जाता है। एफ मतलब फुट हो गया, पी मतलब पाउंड हो गया, एफ मतलब सेकंड हो गया। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापा जाता है। एमकेएस लिखा है, एम मतलब मीटर हो गया, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई? अब आगे आइए, लास्ट आपका होता है एसआई सिस्टम। अब देखिए, ये 3 थे। ठीक है, और तीनों के कारण क्या होता था? कंफ्यूजन हो जाता था। मान लीजिए कि आप रहते हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया में क्या होता है कि लंबाई को हम कहते हैं मीटर में नापते हैं। आप बाहर गए, चलिए अमेरिका में गए, उसी लंबाई को आपने किस में नाप दिया? सेंटीमीटर में। तो कंफ्यूजन हो जाता है, गड़बड़ हो जा रही थी। तो इसीलिए इन सभी चीजों को इनकार करके एक सिस्टम बनाया गया, हर जगह के लिए बनाया गया, उसे कहा गया एसआई सिस्टम। इसीलिए एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म रखा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपका मात्रक है ये हर जगह अब लागू होता है। अब कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। और इसी एसआई सिस्टम में मूल मात्रक कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था शुरुआत में 7 मूल मात्रक होते हैं, जिनका दर्शन मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो ये देखिए, एमकेएस पद्धति ने कहा कि भैया थोड़ा सा रहम करो, जो हमारी चीजें हैं वो आप एडॉप्ट कर लो। तो एसआई सिस्टम ने इनको अपना लिया और 3 चीजों को अपना लिया। क्या क्या? एसआई सिस्टम में लंबाई को मीटर ही रहने दिया, द्रव्यमान को किलोग्राम रहने दिया, समय को सेकंड रहने दिया। ठीक, बात समझ आ गई? तो एसआई सिस्टम क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था। एसआई सिस्टम में ये हमने आपको बताया था। ये पूरा एसआई सिस्टम का 7 आपके क्या है? मात्रक हैं। ठीक है, मूल मात्रक हैं। मैंने आपको बताया लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 आपको हमने दिखाया वहां पर। ठीक है, लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। इसके बाद कुछ और जोड़े गए, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सब भी जोड़ा गया। तो 7 है। इस समय जो पद्धति या सिस्टम लागू है वो कौन सी लागू है? वो एसआई सिस्टम लागू है इस समय हर जगह। ठीक है, क्लियर? 4 आपके सिस्टम है, इन 4 में से कौन सा सिस्टम लागू है? एसआई सिस्टम। याद रहेगा? चलो आगे चलते हैं। कहां थे हम लोग? यहां पे आ गए थे। तो ये हमने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ मात्रक हैं, उनका
उनको थोड़ा सा हम लोग यहां पे अध्ययन कर लेते हैं, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इनको मैंने नोट कर लिया है। शक्ति, ध्यान रखिएगा, शक्ति कहने या सामर्थ्य कहने बात एक ही है। आपसे पूछ ले कि शक्ति का मात्रक क्या होता है या आपसे पूछ ले सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, तो एक ही होगा, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमने लिखी हैं, इसमें से सिंगल आप छोड़ नहीं सकते हैं, बढ़ा तो सकते हैं मगर छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। अब यहां ये रखिए, शक्ति का पूछे तो वॉट, सामर्थ्य का पूछे तो वॉट, विद्युत शक्ति का पूछे तो वॉट। तो शक्ति जिसमें लगा उसका मात्रक क्या? वॉट। ठीक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बल का मात्रक क्या है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, उस ऑप्शन में न्यूटन ही अधिकतर रहता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि बल का न्यूटन भी होता है, उसके साथ साथ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। हो सकता है कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन न देके यही सिर्फ दे दे, तो यहां आप रख रहिएगा। आगे चलते हैं। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब यहां ध्यान रखिएगा, चाहे कार्य का मात्रक पूछ ले चाहे ऊर्जा का मात्रक पूछ ले, दोनों का ही सेम है, यहां कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। अधिकतर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जूल का। या इसी का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर भी होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज में नापा जाता है, ये याद रखिएगा। नोट करके हमने लिखा कि एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुनने में सक्षम होता है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, जो स्क्वायर स्क्वायर लग रहा है ना, ये सब याद रखिएगा, कहां स्क्वायर लगा है कहां नहीं लगा है, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन बना के देगा, पूछ लेगा त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या ऑप्शन सही होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, आगे आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकंड होता है। ठीक, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी होता है। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। वह विभवांतर, इसी का वह आ जाएगा यहां पर वोल्ट। ठीक है, जैसे भी मन करे ट्रिक लगा के आपको याद हो रहा है तो आप याद कर ले जाइए। ठीक है, ये जरूरी है रट्टा मारे, रट्टा मारने की जरूरत दिखाई, एक दो बार आप पढ़ेंगे ना पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, दूरियों का मापन हमने लिखा है, ये 3 आपकी दूरियां हैं जिनको नापा जाता है। कौन कौन सी? एक प्रकाश वर्ष है जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं, दूसरा खगोलीय इकाई है जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जिस शॉर्ट फॉर्म में एयू के नाम से जानते हैं, तीसरा है पार्सेक। ठीक, ये तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके मेंस में भी ये चीजें लिखने के लिए आती हैं। देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ये आप अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा। ठीक है, चलिए, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है। आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है, ये याद रखिएगा। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है? मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट में लिखने के लिए आ सकता है, तो ये याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप समझ आ गई? अब एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर होता है। यहां ध्यान रखिएगा, अधिकतर ये आपका ऑप्शन आएगा, पूछ रहेगा, लेकिन आपको दोनों ही याद रखने हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर बदल के ये न पूछ के ये पूछ दे, तो अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप याद किए रहेंगे तो औरों से एक नंबर ज्यादा लेके आएंगे। देखिए क्या कहा है, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। ये किसमें है? ये मीटर में है। फिर एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर। मीटर में पूछा जाएगा 10 टू पावर 15 होगा, किलोमीटर में पूछा जाएगा 10 टू पावर
12 होगा। बात समझ में आ गई, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, खगोलीय इकाई क्या होती है, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एयू कहते हैं। यह भी दूरी का मात्रक है, ये सभी दूरी के मात्रक हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो खगोलीय इकाई क्या है, ये भी दूरी का मात्रक है। अब खगोलीय इकाई होती क्या है, कहा गया पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो मध्य दूरी है खगोलीय इकाई कहलाती है। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। ठीक है, एक एयू, एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू कितना होता है, 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर होता है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर। थर्ड आइए, पार्सेक। पार्सेक क्या है, यह भी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। ध्यान रखिए, ये क्या है, ये सबसे बड़ी इकाई है, किस चीज की, दूरी मापने की। ठीक है, तो इन तीनों सबसे बड़ी जो इकाई है वो कौन सी है, पार्सेक है। अब पार्सेक क्या है, यह तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, एक पार्सेक इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर होता है। ठीक। सेकेंड, एक पार्सेक इक्वल टू 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। क्लियर, बात समझ आ गई। या तो ये अधिकतर ये पूछा जाता है आपसे, यही वाला, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जामिनर का मूड चेंज हो और वो आपसे ये पूछ दे। तो दोनों ही आप याद रखेंगे कि एक पार्सेक इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर होता है, अगर मीटर में पूछेगा। यदि एक पार्सेक इक्वल टू 3.262 ये प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो ये होगा, मीटर में पूछेगा ये होगा। आइए लास्ट। अब देखिए, ये कुछ एक्स्ट्रा हमने लिखा है आपको याद करने के लिए। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 10 टू पावर -7 सेंटीमीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो सेंटीमीटर में पूछेगा तो 10 टू पावर -7 बताएंगे, मीटर में पूछेगा तो 10 टू पावर -9 आप बताएंगे। बात समझ आ गई। अब देखिए, नोट करने वाली बात है कि नैनोमीटर, ये नैनोमीटर तो हमने लिखा, मगर होता क्या है ये नैनोमीटर, तो नैनोमीटर लंबाई मापने की एक इकाई होती है। क्लियर, बात समझ आ गई। अब देखिए, ये नैनोमीटर हो गया। अब एंगस्ट्रॉम आइए, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर होता है। ये सब जो मैं बता रहा हूं, 10 टू पावर ये फला मीटर, ये सब याद रखेंगे आप, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये सब चीजें, और ये आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब देखिए, ये जो एंगस्ट्रॉम है, ये है क्या, कहा गया तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में किसका मापन किया जाता है, तरंगदैर्घ्य, ये याद रखिएगा। आगे आइए, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, उष्मा की इकाई क्या होती है, अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं, पूछा जाता है कि उष्मा की इकाई इसमें से क्या नहीं है। भैया नहीं तभी पता करेंगे जब है, आपको पता चलेगा। तो कौन कौन सी है उष्मा की इकाई, तो वो कैलोरी है, अर्ग है और जूल है, ये तीन होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी होती है, याद रखिएगा, फर्मी मीटर होती है, लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। इस तरह आपका जो पहला आपका चैप्टर है, ये हमने आज आपका कंप्लीट कर दिया। ठीक है, पहला चैप्टर आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और उसके साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, साइंस पढ़ना है, या यूपी एपीओ का लॉ पढ़ना है, बिहार एपीओ का लॉ पढ़ना है, या हम कहें किसी भी अन्य स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपको लॉ पढ़ना है, चाहे आपको यहाँ पर साइंस पढ़ना है, तो उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा और कॉल करके क्लास को ज्वाइन करना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।